नमस्कार, प्रभा साक्षी के साप्ताहिक कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और हम लोग चाय पर समीक्षा कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जहां चर्चाएं होनी चाहिए थी, जहां देश के मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, जो समस्याएं हैं उनकी बात होनी चाहिए थी, वहां हो हंगामा ही देखने को मिला। बजट निर्मला सीतारमण ने 1 तारीख को पेश किया, जो हमारे वित्त मंत्री है, पिछले रविवार को। लेकिन उसके बाद बजट पे कोई चर्चा नहीं हो पाई। दोनों सदनों में हंगामे की वजह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो चर्चा होनी थी वो भी नहीं हो पाई। जी, लोकसभा में तो बिल्कुल नहीं हो पाई। जी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो जवाब देना था जी, वो भी नहीं हुआ। शायद ये बहुत ऐसे कम मौके आए होंगे इतिहास में जब प्रधानमंत्री बोल ना सके हों जी, सदन में। जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई अगर एलओ पे नहीं बोल पाएगा तो हम भी आपको बोलने नहीं देंगे। जी, और जिस तरह की चीज़ों को बताया गया स्पीकर के ज़रिए और जो खबरें आई कि भाई मोदी को वहाँ घेरने की तैयारी थी, कुछ महिला जी, सांसद भी वहाँ पहुँच गए थे। जी, तो ये तमाम चीज़ें हुई। क्या जी, कहेंगे आप, ख़ास करके जो संसद में चीज़ें चल रही हैं? जी। अब आप देखिए कि जब सत्र कोई भी शुरू होता है उससे पहले सर्वदलीय बैठक होती है और हुँ, सर्वदलीय हुँ। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, किस तरीके से सरकार विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तैयार है या सरकार अपने कौन से विधेयक पेश करने जा रही है और विपक्ष को साथ लेकर कैसे आगे बढ़ेगी, इन सब पे बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा होती है। हुँ, हुँ। सर्वदलीय बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी, उससे पहले जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है सदन की शुरुआत से पहले, उसमें भी सहमति बनी कि आज किन-किन मुद्दों पर चर्चा होगी, किन-किन मुद्दों को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन होता क्या है, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कुछ और परिदृश्य होता है, संसद में कुछ और परिदृश्य होता है। हुँ, सबको ऐसा लगता है कि वो हंगामा खड़ा करके सुर्खियाँ पालेगा और कोई एक झूठ आप 50 बार बोल देंगे तो उसको 100 नहीं तो कम से कम 10 लोग तो सच मान लेंगे। तो बिल्कुल। ये एक तरह का प्रयास चल रहा है, कांग्रेस का सुनियोजित तरीके से चल रहा है और सत्र दर सत्र चल रहा है। अब आप देखिए कि जो विपक्ष के नेता हैं, एक अप्रकाशित पुस्तक का संदर्भ लोकसभा में देने लगे, जो कि नियमों के विपरीत है और ये नियम भी कोई बीजेपी ने नहीं बनाए हैं, हुँ, कोई हुँ। ओम बिरला जी जो हमारे स्पीकर हैं, उन्होंने नहीं बनाए हैं। ये कांग्रेस के समय से ये सब नियम बने हुए हैं और ये नियम के अनुसार ही सदन की कार्यवाही चलती हुँ, है। हुँ। स्पीकर पे चाहे किसी पार्टी का भी निर्वाचित प्रतिनिधि बैठा हो, हुँ, हुँ। उसका दायित्व ये है कि नियमों के अनुसार और परंपराओं के अनुसार वो सदन का संचालन करे। वही ओम बिरला जी कर रहे हैं। और अब आप देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को बोलना है, उससे ठीक पहले वहाँ पर जो महिला सांसद हैं, कई सारी वहाँ पर प्रधानमंत्री की कुर्सी के हुँ, पास हुँ। जाकर प्रदर्शन करती हैं। अब स्पीकर की ये ज़िम्मेदारी है कि स्पीकर का ये दायित्व होता है कि वो ये देखे कि सदन का संचालन ठीक से हो और स्पीकर को ये भी देखना होता है कि उसके पास तमाम सूचना तंत्र भी होता है जिससे उसको कई इनपुट्स भी मिलते हैं। उसके आधार पर उसने ये देखना होता है कि हुँ, भई हुँ। कोई ऐसी कोई असंसदीय गतिविधि ना हो जाए सदन में। क्योंकि उसका जो फिर आखिरकार ठीकरा किस पे फूटेगा कि जो स्पीकर हैं वो हालात को सँभाल नहीं पाए या वो परिदृश्य को भाँप नहीं पाए और ऐसी घटना हो गई। हुँ। और अगर प्रधानमंत्री के साथ कोई घटना हो जाए, तो वो एक तरह से लोकतंत्र पर धब्बा होता है। हमने देखा था कि किस तरीके से अभी पिछली लोकसभा में ही कि किस तरीके से कुछ जो युवक और युवती थे, वो किस तरीके से वहाँ पर हमने देखा था 13 दिसंबर के दिन ही किस तरीके से वहाँ पर स्प्रे वगैरह कर हुँ, दिया गया हुँ। था कूदकर सदन के बिल्कुल, भीतर। तो ये और वो इस समय जेल में भी हैं। तो बिल्कुल। ये जो सदन है और वो जो संसद के दोनों सदन हैं, ये भारत के लोकतंत्र के मंदिर हैं। वहाँ पर गरिमा के साथ सब कुछ हो, वहाँ पर संसदीय नियमों का सही तरीके से पालन हो, ये सुनिश्चित करना स्पीकर की ज़िम्मेदारी है। स्पीकर को ऐसे इनपुट्स मिले थे कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ घटना हो सकती है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया कि आप मत आइए। तो ये दिखाता है कि अगर प्रधानमंत्री
को सदन में घेरने की योजना बनी है, न सिर्फ घेरने की, कुछ असंसदीय घटनाक्रम घटित करने की योजना बनी है। तो ये विपक्ष पर सवाल उठाता है कि आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं या आप हिंसा में विश्वास रखते हैं या आप अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास करते हैं। आप बात करते हैं, आप बाहर जाकर दावा करते हैं कि भई भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और आप भारत के प्रधानमंत्री के साथ कोई घटना घटित करने की अगर रणनीति बनाते हैं, योजना बनाते हैं, तो ये अपने आप में शर्मनाक है और ये दिखाता है और आप देखिए कि न सिर्फ जो विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, न सिर्फ उनकी बात हम कर रहे हैं बल्कि समूचे विपक्ष की बात कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी नहीं समझना चाह रहे या नहीं समझ पा रहे हैं, तो और लोग उनको क्यों नहीं समझा रहे हैं कि कैसे वो अपनी जो उनके पास दायित्व है, एक महत्वपूर्ण दायित्व है लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद का, उसका वो गंभीरता के साथ निर्वहन करें। क्यों वो आज भी एक टोली के जैसे मुखिया होते हैं और फिर वो जिस तरीके की हरकतें करते हैं सड़कों पर, वैसी हरकतें करते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आपने देखा कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर कमेंट किया गया, उनको ट्रेटर कहा गया और वो दृश्य आप देखिए कि वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं सांसद, उनके बीच में वो खड़े हैं, बाकी सब बैठे हुए हैं, वो खड़े हुए हैं एक मुखिया की तरह और वो वैसे ही रौब में जैसे शाही परिवार से हैं कि आप ट्रेटर हैं, आप चलिए हाथ मिला लो मेरे ट्रेटर फ्रेंड, इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि आपका जो अहंकार है वो कितना ऊंचा पहुंच चुका है और बात सिर्फ अहंकार की नहीं है। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने जो अबोध बालक वाली टिप्पणी की है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इससे पहले बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से मंदबुद्धि की टिप्पणी हुई थी। लेकिन अबोध बालक की जो टिप्पणी है, वो और भी ज़्यादा कटाक्षपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि वो समझना नहीं चाह रहे हैं। बात अब मंदबुद्धि की भी नहीं है, बात अब ये आ गई है कि वो समझना नहीं चाह रहे हैं या वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये एक बड़ा प्रश्न हो गया है और अगर राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे हैं, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने बरसों तक देश में सत्ता की राजनीति की है, वो उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इससे देखिए हमारे संसदीय लोकतंत्र पर सवाल उठता है। अब आप देखिए कि किस तरीके से सदन का जो संचालन होता है, उसमें मिनटों की कार्यवाही में भी लाखों रुपए का खर्च आता है। आप पूरा-पूरा दिन वॉश आउट कर देते हैं। ध्वनि मत से बिना प्रधानमंत्री का संबोधन हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास करना पड़ा। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री को भाषण नहीं दे पाए। पूरा का पूरा जो सदन का दिन वॉश आउट हो जा रहा है। महत्वपूर्ण मुद्दे जो सांसद तैयारी करके आए हैं कि आज अपने इलाके की ये समस्या उठाएँगे, सरकार का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करेंगे, कुछ सरकार से अपने इलाके के लिए हम मदद ले जाएँगे। वो बेचारे तो उनको तो मौका ही नहीं मिला। उनका वो तो जो तैयारी के साथ आए थे, उनको मौका नहीं मिला और सांसद को मौका नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्र की जो लाखों करोड़ की जो जनता है, उसको मौका नहीं मिला। उसकी समस्या वहीं की वहीं रह गई क्योंकि सरकार का ध्यान आकर्षित ही नहीं हो पाया। तो ये जो हंगामा करके राहुल गांधी या कांग्रेस के अन्य नेता अखबारों में, सोशल मीडिया पर, टीवी पर सुर्खियां पा लेते हैं। जो प्राइम टाइम की डिबेट उनके मुद्दों पर हो जाती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन क्या इसी तरीके से देश चलेगा, ये अब देखना होगा, देश की जनता को समझना होगा कि विपक्ष देश को किस दिशा में ले जाना चाहता है। सार्थक मुद्दों पर चर्चा की बजाय 2047 तक का जो विजन दिया है प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसको हम कैसे अचीव करें, इस दिशा में काम करने की बजाय हम उल-जलूल मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। और अब चलिए ठीक है कि अभी नरवणे जी की पहली बात तो क्या है, किताब प्रकाशित नहीं हुई है। दूसरी बात, उन्होंने उसमें जो चीज़ें कही हैं, क्या वो उसका कोई आधार उन्होंने रखा है क्या? सेवानिवृत्त हो जाता है कोई व्यक्ति तो ये उसके एक निजी विचार हो सकते हैं। जब अगर वो उस पद पर है तो वो उस संस्था के विचार होते हैं। मेरे को ध्यान आता है सीजीआई पद पर रहे डीवाई चंद्रचूड़ जी ने एक अपने पूर्ववर्ती की कोई बयान आया था, उस पर टिप्पणी करते हुए कहा था और पद पर रहते हुए उन्होंने कहा था कि जब हम सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो वो हमारे निजी विचार होते हैं। हम पद पर हैं, तो वो हमारी उस संस्था के विचार हो सकते हैं, वो उसकी एक दिशा हो सकती है वो। अब नरवणे साहब पद पर नहीं हैं, उन्होंने उनके अनुभव जो रहे हैं, वो हम उस पे सवाल नहीं उठाते, ना उनके कोई कार्यकाल पे हम कोई टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा जैसा कि कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा इस तरीके की चीज़ें कही हैं,
तो क्या उसका कोई प्रमाण है? उसकी उस बयान की, उस कथन की, उस विचार की प्रामाणिकता क्या है? और अगर बिना प्रामाणिकता के हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो क्या सीमा पर खड़े हम अपने जवान का मनोबल नहीं तोड़ रहे हैं? जो जंग जीत कर आया है, उसको हम कह रहे हैं कि भैया आप तो हार गए थे, या आप तो पीछे हट गए थे, या आप तो टैंकों का सामना नहीं कर पाए। ये इस तरीके की बातें अगर हम कर रहे हैं, तो उसका मनोबल तोड़ रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि देश आपके साथ खड़ा नहीं है, हम तो राजनीति कर रहे हैं। उस सेना के मुद्दे पर भी हम राजनीति कर रहे हैं। तो सेना को जब तक राजनीति से सेना के मुद्दों को जब तक राजनीति से अलग नहीं रखा जाएगा, तब तक कांग्रेस और राहुल गांधी मैच्योर पॉलिटिक्स नहीं कर पाएँगे। जनता इस बात को समझती है। जनता ने देखा है कि कैसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमारी सेना तैयार रहती है। जहाँ तक गलवान की बात है, पूरे देश ने देखा कि कोविड काल में तमाम प्रतिबंधों के बावजूद, तमाम दुश्वारियों के बावजूद, तमाम जो संसाधनों की कमी के बावजूद भारत सरकार ने सेना को किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी थी और कम समय में ज़्यादा संसाधन गलवान पर वहाँ पर ईस्टर्न लद्दाख में पहुँचाए गए थे। सेना को हर तरीके से सहायता दी गई थी और तमाम वहाँ पर उनको संसाधन तो उपलब्ध कराए गए थे। सेना का जो शौर्य था, हमने देखा था कि किस तरीके से क्योंकि समझौता के तहत हथियार नहीं उठा सकते थे, तो अपने हाथों से, अपने बल के, अपनी भुजा के बल से किस तरीके से चीनियों को खदेड़ा था, किस तरीके से उनको मारा था। और ये अगर आपको भारत की बात पे विश्वास नहीं है, भारतीय सेना की बात पर विश्वास नहीं है, तो आप रशियन जो तास एक वहाँ पे एजेंसी है, उसका रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। 40 से 45 चीनी सैनिकों के मारे जाने का दावा उन दोनों रिपोर्टों में है। और ये तब था जब हमने हथियार हाथ में नहीं उठाए थे। भुजाओं के बल से अगर 40-45 को मार दिया गया था, तो ये दिखाता है कि चीन को पहली बार लगा था कि हाँ, हमको भी कोई इस तरीके का जवाब दे सकता है। और ये चीज़ें अगर आप नहीं मानना चाहते तो नहीं मानिए, अब आपकी वो दिक्कत है कि नहीं मानना चाह रहे, लेकिन भारत ने किस तरीके से चीन को पछाड़ा था। और भारत के इस शौर्य को, भारतीय सेना के इस शौर्य को सलाम करने के लिए तत्काल उस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूर्वी लद्दाख गए थे, वहाँ से सैनिकों को संबोधित किया था, उनके शौर्य को सराहा था। तो ये सब देश के सामने है। कोई एक पुस्तक लिख दे, कोई एक बयान दे दे, उसके आधार पर आप पूरी सेना को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, भारत के शौर्य को खड़ा नहीं कर सकते। जिनके ज़माने में कई हज़ारों किलोमीटर ज़मीन चीन को दे दी गई, उनको तो कम से कम इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल, तो इस सप्ताह के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।